लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ते थे? क्या पढ़ा? नेक्स्ट क्वेश्चन रह गए थे शायद थोड़ा सा एक तो चलो
डिफरेंस का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ। डिफरेंस निकालना तो हम लोग जैसे ब्याज निकालते हैं उस तरीके से भी निकाल लेंगे, निकाला भी हमने जब स्टार्ट किया था। लेकिन अगर डिफरेंस दे रखा हो फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन पुट होंगे तो दिक्कत होगी। तो उसके लिए थोड़ा सा ज़रा समझ लें। आपने कोई पैसा उधार लिया पहले साल और दूसरे साल के लिए पैसा, ब्याज किस तरीके से मिलेगा? पहले साल जो उधार लिया उसका ब्याज मिलेगा, जितना भी पैसा आपने उधार लिया उसका ही तो ब्याज मिलेगा। अब ब्याज की दर कुछ ना कुछ तो होगी, जैसे मैंने मान लिया 8%। उसके बाद दूसरे साल हमको पता है क्या है, इसका तो ब्याज मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन इसका भी ब्याज मिलेगा। कितना परसेंट? 8। तो यहाँ पर जो आता है डेटा, ये तो हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट ही है, क्योंकि ये प्रिंसिपल का ही ब्याज है। जो ब्याज का ब्याज एक्स्ट्रा आ रहा है यही तो डिफरेंस होता है। तो 2 साल का जो डिफरेंस होता है ना, तो मूलधन का 8% 2 बार निकालना पड़ता है। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि आप डायरेक्टली फॉर्मूले का यूज करना चाहें तो कर सकते हैं। 2 साल का डिफरेंस अगर कभी भी आप डायरेक्ट निकालना चाहें तो जो प्रिंसिपल है ना उसका 8% 2 बार निकालना है। तो 2 बार निकालने के लिए स्क्वायर कर देंगे, आर का स्क्वायर, परसेंट का मतलब होता है डिवाइड में 100 और 100 का स्क्वायर, सीधे आ जाएगा आपका 2 साल का डिफरेंस। अब इसमें आपको क्या बेनिफिट मिलेगा? अगर डिफरेंस दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है, तो प्रिंसिपल डायरेक्ट भी निकाल देंगे, कोई जरूरत ही नहीं होगी ज़्यादा एफर्ट लगाने की। हालांकि कितना है प्रिंसिपल? 4000। अच्छा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 15%। स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिखेंगे ना, डिवाइड। उसके बाद आपको पता है कि 100 का स्क्वायर होगा नीचे, तो 100 × 100। अब देखिए 1 0 2 0 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, फिर 1 0 ये वाला है। अभी हम 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 2 बार आ जाएगा, और यहाँ 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 से 4 को डिवाइड करेंगे 2 बार आ जाएगा। पूरा सॉल्व कर लो, 15 × 3 45, 45 का 2 से मल्टीप्लाई किया, सीधा सीधा। थोड़ा सा फर्क आपकी बात करते हैं, जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट है, आप अगर इतना कर पाए r² / 100 अपने माइंड में कैलकुलेट कर लें तो ये परसेंट में आपको पता लग जाएगा इतना डिफरेंस है। कारण क्या है कि पहले साल का, जैसे पहले साल जो भी हमको यहाँ पर इंटरेस्ट मिला है उसका 8% एक बार और निकालना है, तो हम कह सकते हैं ना r का 8% एक्स्ट्रा आ रहा है। तो आप जरा सोच के देखो 15 का स्क्वायर कितना होगा? 225, और 100 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट लग जाएगा। क्या ये कहना गलत होगा कि जो डिफरेंस आएगा वो प्रिंसिपल अमाउंट यानी मूलधन राशि का 2.25% होगा? हमने कुछ नहीं किया, अगर एक 100 को हटा दें, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंट ही तो बन जाएगा, तो यहाँ स्क्वायर कट जाएगा। अब ये परसेंट में आ गया। अब अगर इतना किसी ने कैलकुलेट अपने माइंड में कर लिया कि 15 का स्क्वायर 225 यानी कि 2.25% आएगा, तो भी आप चेक कर लो 4000 रुपये तो है मूलधन राशि, इसका 2.25% निकालने के लिए 2.25 और डिवाइड किससे करेंगे? 100 से। आप सॉल्व कर लो, पॉइंट हटाएंगे 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, 20 का यहाँ 2 बार और 20 का यहाँ 5 बार, 5 से काटेंगे यहाँ 45 आ जाएगा, 45 × 2 डिफरेंस कितना है? अब जो आपको सीधे रट पाओगे तो फिर ये याद कर लो, कोई जरूरत नहीं है। समझ पा रहे हो तो सीधे आप यहाँ पर देखो 2 साल के लिए आपको CI और SI का अंतर तो दे रखा है कितना? 32, लेकिन ब्याज दर भी पता है। अब क्या करें? समस्या वही, या तो फॉर्मूला लगा दो। तो फॉर्मूले में हमें पता है कि 2 साल का जो डिफरेंस होता है यानी कि D2 ये इक्वल होता है किसके? PR² / 100²। 2 साल का डिफरेंस हमने यहाँ पर लिख लिया, कितना? 32 रुपये। P की वैल्यू कितनी है? 5000। r² है ना, तो इसको ऐसे ही रहने दो, r² डिवाइड में 100 का स्क्वायर है तो 100 × 100। अब सॉल्व कर दो। अच्छा एक बात बताओ, नीचे 2 0 है तो ऊपर वाले 2 0 तो कैंसिल हो जाएंगे। 50 से 100 काटेंगे कितना बार आएगा? ये 2 जो है ना इस 32 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो r² बचेगा। ठीक है, 32 और 2 का मल्टीप्लाई कितना होगा? अब आपको पता है अगर r² 64 है तो 64 होता है कितने का स्क्वायर? तो इसका मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा? 8%। अब करने के तरीके बहुत मिल जाएंगे आपको, लेकिन जो ज़्यादा सही है ना उसके पीछे आप एफर्ट लगाइए। अब करने को ऐसे भी कर लेते लोग, जैसे 5000 है और कितना अंतर आया? 32 आ गया। इसको 100 रुपये बनाने की कोशिश कर लेते हो कि चलो इसको 100 रुपये बना लेंगे, पता लग जाएगा। 100 बना लें। देखिए 100 बनाने के लिए मुझे पता है इसमें डिवाइड मुझे किससे करना होगा? 50 से। 50 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? और यहाँ 50 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट का कितना आ जाएगा? बस ये देख लिया करो। मैंने क्या कहा कि परसेंट में जो होगा ना 2 अंकों पे दशमलव लगा होगा, फिर उसके बाद आप देख लेना स्क्वायर। 2 अंकों पे दशमलव लगा, ये स्क्वायर कितने का आ रहा है? 8 का।
तो 8 का 8% की तो 0.64 होगा। मैंने जब प्रिंसिपल को 100 रुपये बना लिया तो ये परसेंट तो हो ही है। इसका मतलब रेट ऑफ डिफरेंस जो आ रहा है वो 0.64% आ रहा है 100 रुपये पे। 100 रुपये पे 0.64% है। फिर केवल इतना सोचना ये स्क्वायर किसका बना है, 8 का स्क्वायर बनना है 8%। अब लेकिन ये चीज़ें पता है इनको समझने के लिए बहुत डेप्थ में पढ़ना होता है। अगर आपको सिर्फ ये करना है क्वेश्चन मार्क करना है तो फिर इतना है सफिशिएंट कि आप यहाँ वैल्यू लगाओगे आपको मिल जाएगा। फिर आगे क्या है, कोई धनराशि है 4% की दर से 2 साल के लिए CI और SI का अंतर दे रखा है 2.4। अब देखो मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, पॉइंट लगा देंगे तो कितना हो जाएगा 100 से डिवाइड करेंगे। ये मैंने यहाँ लिखा है डिफरेंस जो होता है R²/100%। तो 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 16 को अगर आप 100 से डिवाइड कर देंगे तो 0.16 हो जाएगा। या फिर आप चलो लिखो भाई आपको अगर डिफरेंस डायरेक्ट निकालना है तो रेट देखा 4²/100, सीधे सीधे आप लिख लो 0.16% इतना अंतर है। और ये बराबर किसके 2 तो 1% तो निकाल ही लेंगे हम भाई, 2.4 को 0.16 से डिवाइड कर लेंगे और प्रिंसिपल निकालने के लिए 100% निकालना है। आप क्या करेंगे 2.4/0.16 × 100 करें सॉल्व। देखिए पॉइंट हटा लोगे तो ऊपर 1 0 बढ़ना है क्योंकि नीचे 2 डिजिट है ऊपर 1 डिजिट था। 16 से कटेंगे, 16 का 1 बार और 16 का 5 बार, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट हमारा 1500 रुपये आ गया। अब यही चीज पता क्या है, अगर पेपर टाइम मिस हो गया नहीं समझ में आया कॉन्सेप्ट आपको तो इसलिए अगर फॉर्मूला अपना याद रखो आ जाए समझ में कोई दिक्कत नहीं है। अगर फॉर्मूला याद होगा तो आपका आंसर 100% आएगा और गलती होने के चांस कम होते हैं जब हम किसी चीज को फॉर्मूले में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, कितना अंतर दे रखा है जरा बताइए 2.4। P नहीं पता है, R कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर 4 × 4, 100 का स्क्वायर यहाँ करेंगे। अब देखो यहाँ पे सॉरी पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितने 0 बढ़ाना है, 1 0 तो बढ़ना ही बढ़ना है। अब 1 0 बढ़ गया तो 1 0 इधर का कैंसिल हो जाएगा। ये वाला 4 यहाँ से पूरा डिवाइड कर देगा इस 24 को कितने बार में 6 बार। मैंने इस 4 से नीचे वाले 100 को डिवाइड किया कितना आ गया। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है केवल, तो इधर आ जाएगा P और इधर 25 का 6 से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 25 × 6 कितना होता है। लेकिन 1 0 और बचा है 10 वाला, 10 से भी तो मल्टीप्लाई करना है तो 10 वाला 0 लगाएंगे तो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट कितना आ जाएगा 1500 रुपये आ जाएगा। तो यहाँ तक तो बात समझ पा रहे हैं डिफरेंस वाली। अब समस्या यहाँ से शुरू होगी, इसमें क्या समस्या है जरा बताओ, कोई समस्या है इसमें, है कोई समस्या नहीं है? चलो हम बता रहे हैं क्या समस्या है। यहाँ रेट कितना है पहले साल और दूसरे साल, अब तो वही समस्या, एक साल 4% है और एक साल, तो या तो भाई आप ऐसा करें कि 4% और 6% पे कुछ प्रिंसिपल मान लीजिए और उसके हिसाब से निकालिए। लेकिन मैं आपको देखो सीधा सीधा बता रहा, आपको 2 साल का डिफरेंस निकालना है दोनों साल। भाई यहाँ पर स्क्वायर क्यों करना पड़ा था, स्क्वायर इसलिए करना पड़ा था क्योंकि रेट सेम था, यहाँ पर रेट अलग अलग है तो स्क्वायर नहीं करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। पहले साल का रेट और दूसरे साल का रेट दोनों को मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर देना, पता लग जाएगा कितना % डिफरेंस होगा। तो आप देखिए पहले साल कितना था 4 और दूसरे साल 4 × 6 24, 24 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.24 हो जाएगा, यानी कि जो डिफरेंस आएगा वो कितने % होगा 0.24। और मेरे हिसाब से ये पूरी कैलकुलेशन ओरल हो सकती है, नहीं हो सकती ओरल, मतलब आपको पेन चलाने की जरूरत है क्या 0.24 तक पहुंचने के लिए? अगर ये जरूरत पड़ रही है तो फिर अभी बहुत काम करना है आपको। 0.24% हो गया डिफरेंस और ये डिफरेंस आपको दे रखा है एक्चुअल में कितने के बराबर दे रखा है 18। तो पॉइंट का 24% कितने रुपए के बराबर है 18 रुपये। क्या यहाँ से 1% नहीं निकाल पाएंगे अपनी? भाई 1% निकालने के लिए क्या करेंगे 18 को डिवाइड कर दो पॉइंट का 24, हटा लो 2 0 बढ़ जाएंगे कितना आ जाएगा जी 6 का 3 बार 18, 300, 6 का 4 बार। अगर 300 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 75, 75 ही तो आएगा। अब ये 1% आया है, लेकिन अगर प्रिंसिपल यानी कि 100% निकालना है आपको, वैल्यू निकालनी है 100% की, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो 75 में कितना हो जाएगा 7500 क्या है प्रिंसिपल अमाउंट रहा होगा जिस केस में 4% और 6% के हिसाब से अंतर निकालोगे तो कितना आ जाएगा 18। अब यहाँ बात आ रही है 3 साल, तो 3 साल का भी फॉर्मूला में लिख दे रहा हूँ, ज़्यादा समझाने की मैं कोशिश नहीं करूँगा इसमें क्योंकि थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा अगर मैं समझाऊँगा। 300 + R अपॉन ये 3 साल का डिफरेंस होता है।
पता क्या है, कभी मैंने कहा समझा रही है, जब आप तीसरे साल का डेटा निकालेंगे तो ये तो सेम रहेगा, ठीक है। इन दोनों का ब्याज भी तो निकालोगे 2 बार, तो मतलब 2 साल का अंतर, एक बार यहाँ आ गया, एक बार यहाँ आ गया और एक बार यहाँ आ गया, तो 2 साल का अंतर कितनी बार आ गया? 3 बार। उधर नहीं होगा, देखो 2 साल का अंतर कितनी बार काउंट हो गया? 3 बार काउंट हो जाएगा। जब हम 2 साल तक इंटरेस्ट निकाल रहे हैं तब तो ये जो डिफरेंस था एक ही बार आ रहा था, तीसरे साल का निकालेंगे तो इन दोनों का ब्याज भी तो मिलेगा आपको, और ब्याज मिलेगा तो ये अंतर 2 बार नहीं 3 बार आ गया। अब इसका ब्याज और एक्स्ट्रा मिलेगा, तो कुल मिला के हम कह रहे हैं 3 बार तो 2 साल का अंतर, 3 बार का मतलब 3 गुना हो गया। आप ध्यान से देखो 100 से 300 को डिवाइड करेंगे तो 3 गुना ही तो होगा, और एक बार इस अंतर का जितना भी ब्याज बनेगा वो, तो मैं ऐसा कहना चाह रहा था कि 3 बार तो आपको ये 2 साल का डिफरेंस ही देखने को मिलेगा, और फिर इस D2 का R% और मिलेगा। अगर मैं ये परसेंट हटा के नीचे 100 लिख दूंगा ना तो यही डेटा आएगा, आपको यही वाला याद रखना। इसमें देखो 2 फायदे हैं। एक सवाल आपका हमेशा कभी भी अगर आ गया 2 साल का अंतर देते और 3 साल का पूछते निकाल लोगे, 2 साल का अंतर यहाँ लगाओगे 3 साल का अंतर, या फिर 3 साल का अंतर दे दे तो 2 साल का भी निकल आएगा। अब देखो इसी को मैंने दूसरे तरीके से लिख दिया, आप मुझे बताना मैंने गलत लिखा या सही लिखा। दोनों फॉर्मूले सेम हैं, ये मत कहना मैंने अलग अलग 2 फॉर्मूले लिख दिए, सेम है। आप देखो D2 के बारे में, ये हाँ देखो मैंने बताया 2 साल का अंतर यही होता है PR² / 100²। तो D2 लिख लो चाहे लिख लो PR² / 100², एक ही बात हुई ना। इन दोनों में चाहे कुछ भी लिख लो जो दे रखा है, यहाँ पे 2 साल का अंतर थोड़ा ना दे रखा है, आपको क्या दे रखा है? 3 साल के लिए CI/SI का अंतर दे रखा है और ब्याज की दर दे रखी है। आपको निकालना क्या है? धनराशि। चलिए सॉल्व कर लो। 3 साल का अंतर वहां लिखा है कितना है? 30 पॉइंट। आ जाओ, R की वैल्यू कितनी है? 5। 100 का स्क्वायर 100 × 100। R की वैल्यू 5 लगाइए तो 300 + 5 305 हो जाएगा, और बटे में कितना आएगा? पॉइंट हटाने, तो पॉइंट हटाएंगे नीचे 0 बढ़ेगा, एक 0 बढ़ेगा, एक आप कैंसिल कर सकते हैं। 305 से 305 काट लीजिए, 5 × 5 कितना होता है? 25। 25 से 100 काटो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो क्या क्या बचा है नीचे। 4 और 100 का मल्टीप्लाई कितना होगा? 400। 400 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक 0 बढ़ जाएगा, यानी कि जो धनराशि है वो कितनी है? 4। चलो आप इतना नोट करो, बाकी कुछ रहेगा तो ऐसे ही 1-2 सवाल करके करा देंगे। चैप्टर अपना शुरू करते हैं, क्या करें। अभी एक सवाल आया था, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 1600 रुपये, ठीक, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 1600 रुपये, और पूछा ये था 3 साल का CI बताइए। दर कितनी थी? 5%। 5% की दर से 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट दे रखा था 1600 रुपये, और 3 साल का CI पूछा था। देखना करके है आसान सा। तुम्हारा हो गया पेपर? कितना क्वेश्चन किए तुमने? 130। क्या सही लगी? रीजनिंग में आती थी। TCS ने बनाया पेपर इस बार। मतलब किसी फल का नाम है तो उसको चेरी लिख रखा है, डायरेक्टली लिख रखा है उसको चेरी। वो तो छोड़ो, मैं अभी आपको रेशियो पढ़ाऊंगा, तो पेपर देखना आप। जो 2018 में हुआ था यूपी पुलिस कांस्टेबल का, ट्रिप्लीकेटेड रेशियो को उन्होंने लिख रखा था त्रिगुणानुपात हिंदी में। त्रिगुणानुपात करके तो बच्चे छोड़ो, किसी से आंसर ही नहीं आने का था। ये वाला देखो,
2 साल के लिए CISI का अंतर तो दे रखा है, लेकिन दर अलग अलग है। पहले साल 4% है, दूसरे साल तो हम पता है जो पहले साल का 4 ब्याज मिलेगा उसका 6% एक्स्ट्रा मिलेगा अगले साल। तो 4 का 6% निकालेंगे तो 4 × 6/100 हो जाएगा, यानी कि जो अंतर आएगा वो पॉइंट का 24% होगा। ये हमको 18 रुपये दे रखा है। पहले 1% निकालेंगे 75 रुपये आ जाएगा, फिर हमें 100% निकालेंगे तो प्रिंसिपल अमाउंट। ये कैसे पता, ये नहीं पता लग रहा है। पॉइंट हटाओगे, ऊपर 2 0 बढ़ा लिया, 6 से काट दिया मैंने, 6 से 300 हो जाएगा, नीचे 4 हो जाएगा, 4 से 300 में बात करते हैं। क्या हुआ? ये फॉर्मूले दोनों लिख लेना, क्योंकि ऐसा होता है ना, कई बार ऐसा होता है कि 3 साल का डिफरेंस दे देगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे देगा, फिर 2 साल का पूछ सकता है आपसे। तो आप इसको ध्यान रखना कि ऐसा कभी अगर आ जाए सवाल तो इधर का तो नोट हो गया होगा। जल्दी नोट कर लो। इसका 2522 के बहुत सरल सवाल है, पता है। या तो आप यहाँ से दे देख लो 5% के हिसाब से 2 साल की अगर हम बात कर रहे हैं तो जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो कितना हो जाएगा? 5% के हिसाब से 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 10% हो जाएगा।
10% 1600, तो 16,000 हो गया पैसा। आप 16,000 का 3 साल का अगर 5% के हिसाब से निकालेंगे तो आएगा 2522। दूसरा एक और भी तरीका था, आपको पता है कि पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल होता है। जैसे अगर 1600 2 साल में मिला है तो पहले साल भी 800 मिला होगा और दूसरे साल भी 800 मिला होगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, एक्स्ट्रा होता जाता है। जितना ब्याज मिल रहा है उसको आप जोड़ते जाइए, 5% जोड़ लें तो 800 का 5% जोड़ेंगे तो कितना देगा, 40। अब दूसरे साल का पता लग गया आपको कितना है, 840। तो तीसरे साल 840 तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन इसका 5% भी तो मिलेगा, तो इसका 5% और निकालिए। जैसे 5% निकालेंगे तो 42 रुपये और आ जाएगा, 882। आप कैलकुलेट कर लो, 800, 840, 882, तीनों मिला के 2522 आएगा। नोट हो गया? तो बोलो ना। स्टार्ट दे। हो गया नोट सबका? चलो अच्छा, पहले ये बता दो, एवरेज जानते हैं, औसत पहली बार तो नहीं सुना होगा, सुना ही होगा, नहीं पढ़ रहे होते तब भी सुना होगा। एवरेज, औसत, ये सब चीजें ऐसी कि आप सुनते जरूर हैं कहीं ना कहीं किसी को। जैसे परसेंटेज है, भले आप नहीं पढ़ रहे तब भी तो सुना होगा कहीं ना कहीं। तो एवरेज क्या होता है जरा बता दो आपको। मैं मैथमेटिकल फॉर्म में आपसे नहीं डेफिनेशन पूछूंगा, आप एक व्यवहारिक फॉर्म में बता दो, जैसे आपको लगता है ये औसत होगा। ये मत बता देना कि एवरेज का फॉर्मूला बता दिया ये एवरेज हो गया। कोई बताएगा? सुना सबने लेकिन बताएगा कोई नहीं, यही समस्या है। क्या लगता है आपको, एवरेज यानी औसत क्या होता है? बीच का वैल्यू बता रहे हो, लेकिन वो कंडीशन है, हर जगह नहीं लगती। एवरेज का मतलब पता है क्या होता है? आपको पता है जो डेटा मिलता है, यानी कि जो आंकड़े, अगर आप उनको इक्वेट कर दें, बराबर कर दें, तो समझ लेना वो औसत है उनका। जैसे आप सभी की एज बराबर थोड़े ना होगी, कुछ ना कुछ तो अप डाउन हो गई। अब मेरे घर 2 बच्चे हैं, एक की उम्र 12 साल है, एक की 14 साल है, ठीक। अब अगर मैं कोई इनका औसत बता दूं तो औसत निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी ये बराबर थोड़े ना है, बराबर करोगे तभी तो होंगे। बराबर करने के लिए सबसे पहला काम क्या है भाई, मैं बराबर तब कर पाऊंगा पहले मुझे ये पता लगे ये सारे आंकड़े मिला के कितने, मिला के मतलब टोटल। अब टोटल मैंने किया 12 और 14 का, तो कितना आया 26। बराबर तो करना है, लेकिन कितने हिस्सों में करना है, एक इनका और एक इनका। टोटल कितने हिस्से करने हैं इसके, तो 2 हिस्सों में इसको मैंने बराबर किया। ये होता है एवरेज। एवरेज का मतलब क्या होता है, डेटा को इक्वेट कर। अगर आप सबकी एज बराबर हो तो उनका औसत भी उतना ही आएगा। अब मैं कह दूं, अगर जैसे कि आप सभी जितने भी बच्चे बैठे हैं, सबकी एज बराबर है 19 साल, थोड़ी देर के लिए मानिए सबकी एज बराबर है, तो आप सबका औसत भी कितना हो जाएगा, 19 साल। लेकिन बराबर नहीं है तो फिर औसत निकालना पड़ेगा। कैसे निकालते हैं, देखो डेटा को इक्वेट करने का जो फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं वो तो ये है। पहले क्या करते हैं, टोटल, ठीक है।
जितने भी ऑब्जर्वेशन दिए जाए, जितने भी आपको वैल्यू मिले, जिस फॉर्म में मिले, आप सबका टोटल कर लीजिए। आप सबको मिलाएंगे तभी तो बराबर कर पाएंगे। और बराबर करने के लिए क्या होता है, फिर हमें ये भी देखना होता है कितने पार्ट में डिवाइड करना है। अगर 2 है तो 2 पार्ट में डिवाइड करना होगा, 3 है तो 3 पार्ट में डिवाइड करना होगा। एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे आप ये समझ लो, हर एक व्यक्ति के लिए काम करने का एक क्राइटेरिया है। उसने मंडे को 5 घंटे काम किया, ट्यूसडे को 4 घंटे काम किया, वेडनेसडे को 7 घंटे काम किया, और थर्सडे को कुछ भी मान लिया उसने काम ही नहीं किया। उसके बाद फ्राइडे को अगर हम बात करें, फिर उसने 2 घंटे काम कर लिया। अब आपसे कहा जाए कि इन सप्ताह के 5 दिनों में एवरेज पर डे कितना काम करता है, एवरेज क्यों निकालना पड़ेगा कि यार उसने 5 दिन बराबर काम किया है। अच्छा, एवरेज स्पीड का नाम सुना है? औसत चाल, औसत चाल तो सुना होगा। जैसे कहते हैं कि हम 40 की एवरेज स्पीड से ले, तो क्या आपको लगता है कोई व्यक्ति एक कांस्टेंट स्पीड से जाता है? नहीं, स्पीड तो अप डाउन होती रहती है, कभी 40 की जगह 50 भी हो जाती है, कभी 10 भी रह जाती है। तो होता क्या है, एवरेज स्पीड का मतलब हम उसका इक्वेट कर देंगे कि भाई टोटल डिस्टेंस इतना चला है और इतने टाइम में चला है, तो अगर बराबर बराबर डिवाइड करेंगे तो 1 घंटे में कितना चल पाएंगे। तो यहाँ पर भी आप देखो, हर दिन बराबर काम थोड़े ना किया। तो अगर मैं देखूँ तो 5 और 4 9 और 7 16, 16 और 2 18 घंटे काम किया है। ठीक है, कितने दिन में? 5 दिन। तो अगर 18 घंटे काम मैं 5 दिन में करूं और बराबर बराबर करना चाहूं, तो मैं ये कह सकता हूं 1 दिन में मुझे कितना करना होगा। लेकिन एवरेज क्या होता है, वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है डेटा को इक्वेट करने के बाद। ऐसा कभी मत कह देना कि उसने हर दिन 3.6 घंटे। अब मैं ये वाली बात हटा दे रहा हूँ। अगर कोई आपसे कह दे एक व्यक्ति प्रतिदिन औसतन 3.6 घंटे काम करता है, तो क्या वो हर दिन 3.6 घंटे करेगा? जरूरी नहीं है वो हर दिन 3। या फिर 2 लोगों की औसत आयु 13 साल है, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि दोनों की उम्र 13 साल है? नहीं, हो सकता है किसी की 11 साल हो, किसी की 15 साल हो, ये भी हो सकता है किसी की 12 साल हो और किसी की 14 साल हो। तो एवरेज हमें ये नहीं बताता कि डेटा इक्वल है, केवल ये बताता है कि अगर इस डेटा को इक्वल करेंगे तो इतना आएगा। तो आप ध्यान रखना, एवरेज से जब भी अगर कभी बात आए, एवरेज अगर कहीं पे भी दे रखा है, तो एवरेज से आप डेटा नहीं निकाल सकते। एवरेज से केवल एक ही चीज निकाल सकते हैं, वो है उनका टोटल। आप टोटल कर सकते हो। मैं कहूँ इस क्लास में सभी बच्चों की औसत आयु 20 साल है, तो मैं सब बच्चों की एज का टोटल तो निकाल दूंगा, क्योंकि जितने भी बच्चे हैं उनसे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 20 का आ जाएगा। लेकिन मैं क्या हर एक बच्चे की अलग अलग एज बता पाऊंगा? अब आप सोचो, मैंने कहा 2 बच्चों पे एवरेज 50 रुपये है, तो 50 का मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, इसका मतलब दोनों पे मिला के कितने रुपए हुए? लेकिन क्या मुझे ये पता है किस बच्चे पे कितने हैं? हो सकता है एक पे 10 रुपए और एक पे 90 हो, ये भी हो सकता है एक पे 20 और एक पे, लेकिन टोटल 100 रहेगा, ये पक्का है। तो आप इस बात को ध्यान रखना, एवरेज से कभी डेटा मत निकालना। एवरेज से केवल क्या निकाल सकते हैं? टोटल। क्या करेंगे, जितनी संख्या है ऑब्जर्वेशन की उससे आप मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आती है दूसरी बात, ये तो सबने सीखा है कि टोटल कर लो एवरेज आ जाता है, टोटल करके तो एवरेज आ ही जाता है। लेकिन बिना टोटल किए क्या एवरेज आ सकता है? थोड़ा सा जरा समझने की कोशिश करते हैं। छोटा सा डेटा लिया है, मैं एवरेज निकाल लेंगे। आपको निकालना क्या है, इस पूरे डेटा का एवरेज क्या आएगा ये बताना। तो भाई एक तरीका तो मैं आपको बता चुका हूँ, इन सबको ऐड कर लो, टोटल कर सकते हैं। आप इन सबका टोटल करिए, कितना आएगा टोटल? 50 और 50 100 106, 106 और 59 165, 165 और 8 173, 173 और 60 233, और 233 में अगर हम 70 जोड़ेंगे तो ये जो टोटल आएगा ये कुल मिला के कितना आ जाएगा? 300। अब 5 संख्या है तो 5 से डिवाइड करके आ जाएगा, 5 से जरा डिवाइड करिए, 5 × 6 3 आ रहा है, अच्छा सॉरी 73 का, तो ये आ जाएगा 60.6। औसत तो निकाल दिया 60.6, लेकिन डेटा कभी कभी पॉइंट में होगा, टोटल करने में दिक्कत होगा। तो उसके लिए आप समझो, एवरेज की खासियत होती है, एवरेज से क्या होता है ना, डेविएशन 0 होता है। डेविएशन जानते हैं क्या आप लोग? डेविएशन नहीं जानते? अच्छा, स्टैटिक्स पढ़ी है किसी ने कभी? 10th में तो पढ़ी होगी।
तो हिंदी में जो पढ़ रहे होंगे उनने पढ़ा होगा विचलन, और जो इंग्लिश में पढ़ रहे होंगे उनने पढ़ा होगा डेविएशन। ठीक है, डेविएशन पता क्या होता है? डेविएशन होता है डिफरेंस एक तरीके से। कैसे निकालते हैं डेविएशन? अब जरा समझा। जैसे आप समझो 15, 20 और 25, इन सबका औसत जो आएगा वो 20 आएगा। अभी मैं ये बाद में क्लियर कर दूंगा 20 क्यों आया। ठीक है, इनका एवरेज कितना आएगा? तो डेविएशन 0 होने का मतलब क्या है कि अगर इस पूरे डेटा को मैं 20 में 3 हिस्सों में डिवाइड करूं तो कुछ बचेगा? हिसाब बराबर रहेगा। आप देखो डेविएशन 0 ऐसे होता है, अगर इसके पास 15 है तो मैं कह सकता हूँ इसके पास कितना कम है? 5। इसके पास 20 है, कोई दिक्कत नहीं। इसके पास देख लो 5, +5 और -5 डेविएशन। भाई डेटा तो उतना ही है, बांटना उतने ही लोगों में, तो किसी पे ज्यादा जाएगा तो किसी पे कम भी जाएगा। तो उस डेटा को एवरेज से, आप देखो एक को अगर एवरेज से जितना ज्यादा मिला है तो दूसरे को एवरेज से उतना कम भी तो मिला। यही होता है एवरेज। आप देखो एवरेज 60.6 आ रहा है, आप चाहे तो चेक करिए। मैं भी आपको देखो डेविएशन से 60.6 की अगर हम कंपेयर करें तो ये वाली जो संख्या है कितनी कम है? 10.6। ये भी कम है, ये वाली कितना कम है? 4 इसकी बात करें तो 1.6। केवल मैं इसमें से इसको घटा रहा हूँ, अगर बड़ी संख्या आएगी तो उल्टा हो जाएगा, फिर इसका मतलब ज्यादा है। यहाँ संख्या ज्यादा है, कितना ज्यादा है? 7.2। ये वाली जो संख्या है इसकी तुलना में कितना ज्यादा है? 7.2। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये भी ज्यादा है, इसमें से इसको घटाएंगे 10 यानी कि 9 पॉइंट। ये कितना ज्यादा है? 9 पॉइंट। अब जरा प्लस वाला जोड़ो, अगर मैं प्लस वाला जोड़ दूँ 9 और 7 कितना हो गया? मैंने क्या जोड़ा? नहीं, मैं तो लिखा तो सही है 7.2, 9 7 16.4 आ रहा है, तो यहाँ भी 16.4 आना चाहिए। कहाँ पे? ये वाला? अच्छा सॉरी, नहीं ये 4 होगा। ठीक, कुछ तो गड़बड़। अगर आप इस माइनस वाले डेटा को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 10 और 4 14 और 1 15, 6 × 3 18, यानी कि पॉइंट का 8 आएगा और 16 आएगा माइनस में। यही तो आ रहा है -16। अब जरा प्लस वाला जोड़ के देखो, 9 और 7 कितना होगा? 16, और 4 और 4 कितना होगा? प्लस और माइनस 0 हो गया डेविएशन। अगर डेविएशन 0 तो एवरेज सही होगा। अब इसका फायदा हम यहाँ उठाते हैं। आप एवरेज निकालेंगे तो टोटल नहीं करना पड़ेगा बहुत जगह, आप सीधे सीधे एवरेज जो आपको लगे कि इसमें उम्मीद है कि औसत हो सकता है वो बता दो, जिसके आसपास। अब तो निकाल तो लिया, लेकिन ऐसे ही बता दो, कोई वैल्यू बता दो, 59 मान लें, ठीक है। मैंने ये अपनी तरफ से इमेजिन किया कि औसत कितना है। अब हर एक संख्या को केवल आप मार्क करेंगे कम है या ज्यादा। ये कम है या ज्यादा? कितना? ये वाली भी कम है, यहाँ तो 0। ठीक, ये ज्यादा है, ये वाली ज्यादा है। डेविएशन 0 आ गया तो औसत सही है, अगर डेविएशन 0 नहीं आया तो औसत गलत। देखो क्या 0 आ रहा है? 11 + 9 20, 20 में से 3 घटाओ 17, 17 में से 9 घटाइए, 17 में से 9 घटाएंगे 8, वो भी किस में आया? प्लस में। 8 किस में आया? प्लस में। भाई एक बात बताओ, डेविएशन तो 0 है नहीं, यहाँ तो प्लस में 8 आ रहा है, इसका मतलब 8 बचेगा। अगर औसत 59 मानेंगे तो सब में बांट देना 59, फिर भी कितना बचेगा? तो भाई ऐसा करो, 8 बचा हुआ उसको दोबारा बांट दो। जैसे मैं आप सब में कोई चीज़ कुछ भी मान लो, कुछ खाने की चीज़ बांट रहा हूँ, मैंने सब में बांटा, एक अंदाजा लगा के, मेरे पास बच गया कुछ, तो मैं दोबारा बांट सकता हूँ ना उसमें। तो मैंने क्या किया, दोबारा से बांटा। कितनी संख्या है? 5। 5 संख्याओं में 8 को अगर आप बांटेंगे तो ये आएगा 1.6। 59 पहले ही दे रखा है, 1 पॉइंट से और मिल गया, तो हमारा एक्यूरेट एवरेज आ जाएगा कितना? तो जब जरूरत होगी तो इन सब चीज़ों पे चर्चा कर लेंगे सवालों के साथ साथ कि कैसे हम डेविएशन का यूज करके सवाल आसान बनाते। कहीं पे भी ऐसा जरूर नहीं पॉइंट में डेटा लगे, अगर कोई सिंपल डेटा है तो मत करो इस तरीके से।
अभी हमने बात किया कि एवरेज अगर सही होगा तो डेविएशन 0 आएगा हमेशा, कुछ ज़्यादा नहीं होगा कुछ कम नहीं होगा। अब आगे की बात समझो जरा ये सवाल। पहले तो ये बता दो शून्येतर पूर्णांक कौन से होते हैं? क्यों भाई होते हैं कोई से? शून्येतर पूर्णांक कौन से होते हैं भाई? जो शून्य से बड़े होते हैं, यानी कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स की बात होगी, कोई से भी 6 होंगे जिनके बारे में एवरेज बता दिया 23 है। तो भाई एवरेज से तो हमें यही पता है कि अगर मैं ये 6 पूर्णांक ऐड करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 पूर्णांक अगर ऐड करेंगे तो टोटल कैसे निकालते हैं? आप देखो उधर कुछ लिखा है। टोटल निकालने के लिए एवरेज से एक ही तरीका है, एवरेज इनटू n, यही तो करना होता है हमको। तो एवरेज कितना बेटा? 23। अब औसत हमें 23 पता ही है, और पूर्णांक जब 6 है तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 × 3 कितना हो जाएगा? 18। 6 × 2 12 और 13, यानी कि कितना आ जाएगा टोटल? 6 पूर्णांकों का टोटल 138 रहेगा, ये कन्फर्म। अब कह रहा है एक पूर्णांक जो है ना वो अधिकतम होना चाहिए, तो पता नहीं कौन सा वाला, चलो इसी को मान ले रहे हैं। ये हमने मान लिया सबसे बड़ा पूर्णांक है, इससे बड़ा पूर्णांक नहीं इन 6 में, इसकी वैल्यू हमें नहीं पता है, निकाल ली, तो हमने इसको क्या मान लिया। अब एक बात सोचो कि अगर मैं बंटवारा कर रहा हूँ, एक को सबसे बड़ा बनाना है, मुझे सबसे ज्यादा रखना है, तो बाकी सबको कम से कम रखना पड़ेगा। 2 लोगों में बंटवारा करना है, आप चाह रहे हैं एक को जितना ज्यादा हो सके उतना, तो एक को कम से कम देना होगा। तो अगर इस पूर्णांकों में ज्यादा से ज्यादा रखना चाह रहा हूँ तो ये जितने पूर्णांक बचे हैं इनकी वैल्यू कम से कम होगी, यानी कि मिनिमम। अब बताओ पॉजिटिव इंटीजर्स यानी कि धनात्मक पूर्णांकों में सबसे छोटा वैल्यू कौन सा हो सकता है? एक के अलावा तो मान नहीं सकते। पहले आप देखो कहीं पे भी ऐसा थोड़ा ना लिखा कि पूर्णांक बराबर नहीं हो सकते, नहीं है ना? तो आप कोई दिक्कत नहीं है, इन सबको एक मान लो। अगर बराबर वाली कंडीशन होती तब सोचते, यहाँ भी तो उन्होंने कहा पूर्णांक होने चाहिए, बराबर है तो कोई दिक्कत थोड़े ना है। अब जरा बताओ, 1 को 5 बार जोड़ेंगे तो 5 ही तो आएगा, 5 इधर आके माइनस हो जाएगा, 138 में से 5 माइनस कर दो, यानी कि इनमें से अगर कोई एक पूर्णांक अधिकतम रहेगा तो किसके बराबर आएगा? 100। समझ में बात? सेम सवाल है यहाँ ऋणोत्तर पूर्णांक। ऋणोत्तर पूर्णांक कौन से होते हैं? नेगेटिव नहीं, नॉन नेगेटिव। नेगेटिव होते हैं ऋणात्मक, और ऋणोत्तर लिखा होता है नॉन नेगेटिव को बोलते हैं, जो नेगेटिव नहीं होते। और ये जो ऋणोत्तर पूर्णांक होते हैं ना, ये पता कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 से। 1 2 3 ऐसे चलते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं ऋणोत्तर पूर्णांक। कर ले सॉल्व। कितने पूर्णांक हैं? 7। 1 2 3 4 5 और 6 7, टोटल हो गए 7। 1 2 3 4 5 6 7 पूर्णांक। अब जरा ये बताओ इनका टोटल कितना आना चाहिए? थोड़ा दिमाग अब जल्दी जल्दी लगाओ। 16 एवरेज है और संख्याएं कितनी है? तो 16 और 7 की मल्टीप्लाई कर दो। अगर 16 और 7 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो टोटल आना चाहिए वो कितना? 112। जल्दी से लिख दिया। अब ये कह रहे हैं यहाँ भी हम चाह रहे हैं कि एक पूर्णांक अधिकतम हो। अब अधिकतम पूर्णांक तो चलो हम मान ले रहे हैं कुछ भी अपनी तरफ से, तो ये वाले सब कैसे होने चाहिए? ये सब होने चाहिए न्यूनतम। और सबसे छोटा पूर्णांक इनमें कौन सा होता है? इसको 0 ले लिया तो क्या इसको भी 0 ले लेंगे? नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ एक बात है, कंडीशन है, यहाँ लिखा है भिन्न। भिन्न का मतलब सभी पूर्णांक अलग अलग है, सेम नहीं हो सकते। तो इसको तो 0 ले लिया, लेकिन अब 0 नहीं लेंगे, अब क्या लेंगे? अब इसको बढ़ाते चले जाएंगे। इसको अब 3 एक बार ले लिया, दोबारा नहीं ले सकते, फिर हम 4 लेंगे। एक बार सोचो, सबसे छोटा पूर्णांक लेना है, सबसे छोटा पूर्णांक कौन सा है? 0। अब 0 ले लिया, हम इसको नहीं ले सकते दोबारा, तो अब कौन सा सबसे छोटा हो गया? 1 ले लिया, तो अब सबसे छोटा ऐसे ही बढ़ाते हुए चले जाएंगे। 5 4 9 3 12 12 और 2 14 और 1 15 आ गया टोटल। तो 15 उधर माइनस कर दो। 112 में से अगर 15 माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 97, यानी कि सबसे बड़ा पूर्णांक इनमें से अगर कोई रखा जाए तो वो 97 हो सकता है। ये संभावना पूछी जा रही है, ऐसे सवालों में संभावना ही पूछी जाती है। 45 पूर्णांक है, इनका औसत 0 है। अब तो समझ में आ गई होगी बात। औसत 0 तभी होगा जब टोटल क्या हो? 0। अरे टोटल 0 आएगा तभी तो औसत 0 आएगा। अब टोटल 0 आएगा कब? जब पूर्णांक दोनों टाइप के हों, पॉजिटिव भी हो और नेगेटिव। केवल पॉजिटिव नंबर का भी टोटल 0 नहीं हो सकता, केवल नेगेटिव का भी नहीं हो सकता, या फिर सबके सब 0 ही हो।
लेकिन यहाँ पे तो वो कह रहा है कि आप बताओ 0 से बड़े कितने पूर्णांक इनमें हो सकते हैं। संभावना का मतलब कितने हो सकते हैं। अब क्या करें, बड़ा लॉजिकल सवाल है, जबकि ये सबसे सरल सवाल है। अगर आपको पता है पहले से तो बहुत सरल है, नहीं पता तो फिर आप इसको करते करते परेशान हो जाएंगे, आपसे नहीं होने वाला ये। पता क्या है, आपको पता है कि ये कह रहे हैं कि 0 से बड़े कितने पूर्णांक, केवल एक लॉजिक की बात है। अगर मैं 44 पूर्णांक 0 से बड़े ले लूं, मतलब 0 से ज्यादा, तो मुझे टोटल ही तो 0 करना है, और टोटल 0 करने के लिए एक पूर्णांक मैंने छोड़ रखा है। जितना मैं 0 से बड़े पूर्णांक लूंगा, इनका जितना भी टोटल होगा, जैसे मैंने कहा इनका टोटल आया x, तो मैं इस लास्ट वाले पूर्णांक को -x ले लूंगा, +x -x 0 नहीं हो जाएगा। मुझे क्या मतलब है, मुझे डेविएशन 0 चाहिए या फिर टोटल 0 चाहिए। तो अगर इनका टोटल +x है तो एक पूर्णांक मैंने छोड़ तो दिया, तो कम से कम एक पूर्णांक को नेगेटिव रखना कंपलसरी है। नेगेटिव क्यों रखना है, क्योंकि हमें टोटल चाहिए 0। तो आप हमेशा याद रखो, जब भी आपको एवरेज दे दें और आपसे पूछे एवरेज से बड़े कितने पूर्णांक हैं, तो टोटल में से एक घटा दिया करो। टोटल पूर्णांक कितने हैं, 45 हैं, 45 में से एक घटा दो, यानी कि मैं ज्यादा में ज्यादा कितने पूर्णांक, 44 पूर्णांक तो 0 से बड़े ले सकता हूँ, लेकिन एक पूर्णांक को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि एक मुझे इस टोटल को मैनेज करने के लिए पूर्णांक चाहिए जिसको मैं 0 से उतना कम ले लूं जितना मैंने 0 से ज्यादा इन पूर्णांक को ले रखा है। ऐसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर पूर्णांक कितने, एवरेज। अब 67 से छोटे कितने पूर्णांक ले सकते हैं, सेम वही चीज भाई, मैं 67 से छोटे इन 50 में से एक पूर्णांक को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं टोटल डिस्टर्ब हुआ, जैसे आपका टोटल आएगा 50 × 67, अब मैंने 67 से छोटे पूर्णांक लिए तो टोटल तो घट गया। अब उस टोटल को पूरा करूंगा तो कोई एक पूर्णांक तो चाहिए मुझे। तो आप हमेशा याद रखो, इनका आंसर होता है हमेशा n-1। तो आपके पास टोटल पूर्णांक है कितने, 50 में से एक कम कर दो, यानी 49 पूर्णांक मैं ऐसे रख सकता हूं जो इस औसत से कम हो, क्योंकि एक पूर्णांक जो बचेगा वो हमारा ये टोटल को मैनेज करेगा। 67 से कम वाले अगर 49 पूर्णांक, अच्छा 48 ले सकते हैं, ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप तो पूछो, आपसे कह रहा है 67 से छोटे कितने पूर्णांक संभव है, तो इसका मतलब संभावना कितनी है, संभावना आपकी अधिकतम कितनी होगी, 49। अब आपको मर्जी है, आप चाहे तो 48 रख लो, चाहे आप 47 रख लो, लेकिन 49 से ज्यादा नहीं रख सकते। अच्छा 50 पूर्णांक अगर 67 से छोटे ले लें तो औसत भी तो 67 से कम आएगा, जबकि औसत है कितना, तो इसलिए गड़बड़ हो जाएगा। एक पूर्णांक केवल घटा दिया करो, जल्दी से नोट करो।
एवरेज में सबसे ज्यादा क्वेश्चन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पर बनाया जाता है अगर सीधी से रिलेटेड हुआ। अभी आप कॉन्स्टेबल वाले पेपर में देखो, मैंने तो एक ही सेट में 2 क्वेश्चन देखे एक ही टाइप से सवाल। अब उसका कारण आप समझ लो कि जब कोई भी समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती है तो उसका एवरेज कई सारे कॉन्सेप्ट बनेंगे, ध्यान से समझ लेना। एक तो पता है क्या, पहले मैं आपको बताता हूँ, अगर कोई समांतर श्रेणी है तो आप ये कंफर्म रहना कि उसका जो एवरेज है ना आप कई तरीके से निकाल सकते हैं। पहली वाली संख्या और प्लस लास्ट वाली संख्या को अगर ऐड करके 2 से डिवाइड कर दें एवरेज आता है। दूसरी चीज, या फिर जो एवरेज होगा एग्जैक्टली बीच वाली संख्या होगा। उस सीरीज में जो बीच में नंबर आएगा उसी को हम एवरेज कह सकते हैं। अब जरा समझा दें आपको बात। जैसे आप यहाँ बताइए 1 2 3 4 5 बीच में जो संख्या आ रही है वो कौन सी आ रही है? एवरेज आएगा ये। अभी क्यों आएगा मैं बता रहा हूँ। समांतर श्रेणी का मतलब डिफरेंस बराबर रहेगा। 19 + 2 21, 21 + 2 23, 23 + 2 25, 25 + 2 कितना होगा? 27। तो डिफरेंस बराबर होगा तो फिर वो समांतर श्रेणी होगी। अब अगर मैं आपसे कोई यहाँ पर बीच में कौन सी संख्या है तो आप कहेंगे 35 है। अंतर यहाँ भी देखो 4 का और यहाँ भी कितने का है। लेकिन यहाँ पर आप बताइए बीच में कौन सी संख्या आ रही है या फिर इस बार है? आ ही नहीं रही कोई, क्योंकि इस बार बीच में 2 संख्याएं आ गई 24 और 25। भाई देखो सीधी सी बात है, अगर लोगों की संख्या ऑड होगी तब तो बीच में एक ही बंदा होगा, इवन होगी तो बीच में होगी 2 संख्याएं। अब ये पता है 4 पद है तो बीच में कोई एक फिक्स नहीं है। अब बीच में 24 भी हो सकता है और 25 भी। तो अगर 2 संख्याएं बीच में आ जाए तो उनके बीच की संख्या तो निकाल सकते हो। 24 और 25 के बीच में आती है एक संख्या 24.5, 24.5 आ जाएगा। तो इसका एवरेज आएगा 24.5। यहाँ भी बीच में कितनी संख्याएं हैं? 2। 46 और 48 के बीच में बता दो कि कौन सी संख्या है? अरे 46 और 48 के बीच में क्या आता है? तो एवरेज 47 आएगा। अब इसको वेरीफाई कर लेते हैं, ये है क्यों सही। देखो बीच वाली संख्या की अगर समांतर श्रेणी है तो आगे देखो 25 की बात करें तो कितना ज्यादा है, तो पीछे वाली संख्या 2 कम नहीं होगी। समांतर श्रेणी का मतलब ही क्या है, अगर आगे वाली संख्या में डिफरेंस 2 होगा तो पीछे वाले में भी 2 होगा। अगर ये संख्या इससे 2 ज्यादा है तो ये वाली संख्या 2। अगर मैं बात करूं यहाँ पर 27 की तो 27 मेरा कितना ज्यादा है, तो पीछे वाली संख्या 4। अब देखो आप डेविएशन +4 -4 0, +2 -2 0। तो कुल मिला के एवरेज वही रहता है। आप देखो 23 को एवरेज बना लिया तो इन दोनों का डेविएशन भी 0 है, इन दोनों का भी डेविएशन 0 है। अगर एवरेज 23 मानते हैं तो बीच वाली संख्याओं का भी देखो, यहाँ से देखो एवरेज कितना है 47, ये वाली एक ज्यादा है और ये वाली एक, तो डेविएशन क्या आ गया, यानी कि बीच की दोनों संख्या लिखी, इनका औसत भी 47 रहेगा। इसकी बात करें तो ये वाली संख्या 3 कम है और ये वाली संख्या 3, डेविएशन 0 हो गया। तो इन दोनों का एवरेज अगर आप निकालेंगे तो एवरेज आएगा कितना 47। ऐसे ही अगर बात करें तो ये वाली संख्या 5 ज्यादा है और ये वाली संख्या 5, तो डेविएशन क्या हो जाएगा 0। डेविएशन 0 होगा तो इन दोनों का जो एवरेज होगा वो भी कितना आएगा, तो यानी पहली वाली और लास्ट वाली संख्या का एवरेज भी वही आता है जो पूरी सीरीज का होगा। इसीलिए मैंने पहली और लास्ट को जोड़ के 2 से क्या कर दिया, चाहे चेक करो 42 लिखा है और 52 लिखा है। 42 और 52 को अगर आप ऐड करते हैं तो ये आता है 94, 94 को 2 से डिवाइड कर दो कितना देगा 47, 47। किसी भी 31 और 39 को जोड़ो 70 आएगा, 70 का आधा कितना होगा 33 होगा। तो आप जहां भी समांतर श्रेणी लगी होगी वहां आप ये कर सकते हैं। अब कैसे पता लगेगा समांतर श्रेणी है या नहीं, क्यों भाई? अरे कुछ तो आप, अच्छा एक बात बताओ, नेचुरल नंबर्स अंतर बराबर रहता है? अरे नेचुरल नंबर्स में अंतर बराबर नहीं होता है। प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक अंतर बराबर होता है, सम संख्याओं में अंतर 2 का होता है, विषम संख्याओं में अंतर 2 का होता है। किसी भी संख्या के मल्टीपल अगर आप लिखेंगे तो उनमें भी अंतर बराबर ही रहेगा। एक बड़ा अच्छा सा सवाल था, पता नहीं कौन सी शिफ्ट में है, ABCDE 5 लगातार का मतलब क्रमागत, लगातार विषम पूर्णांक। आपको बताना है इन सबका औसत एवरेज।
शायद परसों ही किसी यूपी पुलिस का नहीं, परसों नहीं, पहले दिन में ही सेकंड शिफ्ट में था ये क्वेश्चन। अब ऑप्शन ऐसे थे ना कि बच्चा कंफ्यूज हो गया बड़ा। ऑप्शन ऐसे थे A B C D E अपॉन 5। ज़्यादातर लोगों ने गलती यही की, वो इसी को लगा किया है। चलो ये सब भूल जाओ, मैं आपको बता दूं इसका आंसर कितने तरीके से एग्जामिनर आपसे पूछेगा। देखिए आप अगर एवरेज निकालेंगे तो भाई सीधा सा एक ही तरीका है हमारे पास कि अगर ये 5 पूर्णांक है तो मैं ये कह सकता हूँ A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस सबको जोड़ने के बाद आप डिवाइड करेंगे। टोटल को डिवाइड किया जाता है, मल्टीप्लिकेशन को नहीं। तो मल्टीप्लाई नहीं होगा, प्लस होगा। पहला तरीका एवरेज आ गया। अब आप समांतर श्रेणी की हर एक बात को अप्लाई करेंगे। मैंने कहा था कि भाई अगर ये समान विषम संख्याएं हैं तो अंतर तो 2-2 का ही चलेगा। लगातार विषम संख्याएं लिखेंगे तो क्या वो समांतर श्रेणी नहीं होगी? अंतर कितने का चलेगा? तो पहली और लास्ट को जोड़ के भी याद कर सकते हो आप। सेकंड आपसे एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है, तो पहली वाली संख्या A है और लास्ट वाली अपॉन, 2 तरीके से पता लग गया। ठीक, बीच वाली संख्या भी तो एवरेज होगी, नहीं होगी बीच वाली? तो बीच में संख्या कौन सी आ रही है? C आ रही है। एवरेज क्या आ गया? अब इनमें से कोई भी ऑप्शन में था नहीं, ऑप्शन में क्या था? अब C को जरा देखो कैसे कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से समझ लेना इस बात को। हाँ B प्लस D पॉइंट 2 भी लिख सकते हैं, A B C D। मैं जानता हूं कि इनमें से बीच वाली संख्या एवरेज है, तो मैं चाहूं तो A को इसके पास तक पहुंचाना है। जैसे आपको पता है कि समांतर विषम संख्याओं में अंतर कितने का होगा? ये वाली संख्या इससे 2 ज्यादा होगी नहीं होगी? अगर इधर से मैं आऊंगा तो ये वाली संख्या पीछे वाली इससे 2 कम होगी, ये वाली संख्या इससे 2 कम होगी। तो अगर मैं एक ही फॉर्म में आंसर देना है तो करना कुछ नहीं है भाई, ये वाली संख्या 2 ज्यादा है, फिर 2 और 2 कितना आ गया? यानी कि मैं C को लिख सकता हूं A प्लस, जैसे आप कोई भी संख्या लिखें 11 13 15, 15 को क्या 11 प्लस 4 नहीं लिख सकते हो? लिख सकते हो। ये वाली संख्या पीछे आएंगे तो माइनस हो जाएगा, 2 और 2 4। या फिर आप इसको लिख सकते हैं E से पीछे आएंगे तो E माइनस, पेपर में जो ऑप्शन था वो एक्चुअल में ये वाला था, A प्लस 4 इसका एवरेज हमने माना था, और कोई ऑप्शन था नहीं, ना तो ये था ना ये था। तो बस बुक कन्वर्जन आपको सीखना पड़ेगा कि भाई अगर मुझे C नहीं दिखा तो मैं देख रहा हूँ कि ऑप्शन में केवल एक ही फॉर्म में उत्तर दे रखा है, तो मैं A को बना के देखूंगा भाई ये इससे 2 ज्यादा, ये इससे 2 ज्यादा, तो 4 का अंतर आ गया, A में 4 जोड़ दो C के बराबर पहुंच जाएगा। ठीक है, इसे नोट करो जल्दी से, एक सवाल करके समांतर श्रेणी से रिलेटेड। एक बार टाइम देखना कितना होगा? इसको पूरा कर दो, क्योंकि बहुत कॉमन सवाल है, कई परीक्षाओं में बहुत बार पूछा है, एसएससी ने भी बहुत बार पूछा। इस बार पता है क्यों एसएससी वाला पैटर्न मैच कर गया यूपी पुलिस से? क्योंकि इस बार पेपर कराया टीसीएस में, और टीसीएस एसएससी का पिछले 7-8 साल से पेपर करा रही है, तो उसके बाद जो क्वेश्चन बैंक वो एसएससी वाला ही है, वही क्वेश्चन, बस उसने बस लेवल थोड़ा सा देखा होगा कि कांस्टेबल का पेपर है, तो आपके लिए बहुत कुछ ऐसा डेटा, मतलब कुछ क्वेश्चन तो ऐसे थे जो एसएससी के अलावा आज तक किसी ने पूछे ही नहीं, पहली बार कांस्टेबल में आए। प्रायिकता का एक सवाल आया था, प्रोबेबिलिटी का 1/13 आंसर था उसका। प्रायिकता का एक सवाल आया था, लेकिन प्रायिकता एक्चुअल में पुलिस कांस्टेबल के सिलेबस में ही नहीं है, 10th में है, लेकिन पुलिस कांस्टेबल के जो सिलेबस आया था मैथ्स के लिए उसमें नहीं है। आज तक का कभी भी कांस्टेबल में आया प्रायिकता, लेकिन आ गया, क्या कर सकते वो तो केवल 1-2 सवाल के लिए कुछ करना भी नहीं चाहिए, क्या कर लोगे 1-2 सवाल के लिए। अब इस बार एसएससी का जो एग्ज़ाम हुआ था पिछली बार, जो मेंस वाला था, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री पूछी थी,
है नहीं सिलेबस में, पूछिए वह क्या समझ। कुल मिला के बात है, उन्होंने कहा ट्रिग्नोमेट्री तो सब कुछ पढ़ो, या फिर वो सोच लो ये क्वेश्चन छोड़ देंगे। नोट हो गया? चलो फिर कोई क्वेश्चन जो लोग कर रहे हैं नोट करते हैं।
जल्दी से क्वेश्चन नोट कर लो, फिर करते सॉल्व। हो गया? चलो यहाँ से स्टार्ट किया था तो यहीं से हम लोग सॉल्व करेंगे। 45 और 120 के बीच की जितनी भी सम संख्याएं यानी कि इवन नंबर्स होंगे उन सबका एवरेज बताना है। तो अगर आप सारी इवन नंबर्स लेंगे, लगातार इवन नंबर्स लिखेंगे तो उनमें डिफरेंस दो का रहेगा। सम संख्याओं में अंतर कितने का होता है? अगर आप अल्टरनेटिव या छोड़ कर लिख रहे हैं तो अलग बात, लेकिन अगर सारी संख्याएं लिखेंगे तो अंतर दो का रहेगा। तो आपको मैंने कहा कि जब डिफरेंस इक्वल होगा तो एवरेज निकालने के लिए केवल हमने इतनी बात सोचनी है, कैसे भी करके पहली संख्या मिल जाए और लास्ट वाली मिल जाए, दोनों को ऐड करके हम लोग डिवाइड किससे करेंगे? एवरेज आ जाए। तो अगर 45 और 120 के बीच में देखेंगे तो पहली इवन नंबर कौन सी आएगी? कौन सी? अच्छा देखो एक चीज को ध्यान रखो, अगर मैं बीच की संख्याओं की बात करूंगा तो ऐसे लिख लेना, आप ये ध्यान रखना, ना तो इसमें 45 काउंट होगा ना ही इनके बीच में पहले नंबर पर संख्या कौन सी आएगी और लास्ट में आएगी कौन सी? 118। ध्यान रख लेना, नहीं 120 में लिख लो, आंसर में डिफरेंस आ जाएगा एक का। अगर बीच की संख्याओं की बात कर रहे हैं तो आप ये साइड वाली छोड़नी होगी, आप केवल इनके बीच में देखो सबसे पहली संख्या कौन सी है और 120 से पहले कौन सी आएगी? 118। लेकिन संख्या हमेशा ध्यान रखना कौन सी लेनी है? सम का मतलब जो 2 से डिवाइड हो रही है, ठीक है। तो पहली संख्या हमारी कौन सी आई? 46 और दूसरी 118, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करो, कितना आ जाएगा? 23 और प्लस 59, 9 3 12, 5 2 7 1 8, आप कर लेना, ये 82 आएगा। तो 82 हमारा औसत आ गया। अब यहाँ पर देखिए 50 से 175 तक, क्या यहाँ भी लिखा है बीच में? जल्दी बताओ, यहाँ पर लिखा है क्या बीच में कोई संख्या? इस बार 50 से शुरुआत करनी है और खत्म कहाँ पे करना है? 175। लेकिन संख्याएं कैसे लेनी है? तो आप ये बताइए कि 50 कैसी है? 50 तो 2 से कट जाएगी, तो ये हमारी सम संख्या हुई। हमें क्या लेना है? अब ये मत कहना शुरुआत को 50 से किया। अब मैं अगर आपसे कोई यहाँ से लेके वहां तक मुझे लड़कों की संख्या काउंट की, मैं शुरुआत यहाँ से करूंगा तब भी गिनती यहीं से तो करनी होगी, क्योंकि इधर तो लड़के हैं नहीं, ठीक है। तो 50 को छोड़ना होगा क्योंकि ये संख्या सम है और हमें चाहिए विषम। तो पहली संख्या हमारी कौन सी आ गई और लास्ट वाली तो कोई दिक्कत है ही नहीं, 51 से लेके 175 तक। आप औसत निकालेंगे तो पहले वाली और लास्ट वाली संख्या को जोड़ेंगे और डिवाइड करेंगे किससे? तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 5 और 1 6, 17 और 5 22, 226 को 2 से डिवाइड करिए, यानी कि करेक्ट आंसर होगा कितना? 113। एक और बात, अगर आप सम और विषम संख्याओं का एवरेज कभी भी निकालेंगे ना, लगातार सम और विषम संख्याओं का एवरेज कभी भी पॉइंट पे नहीं आना, हमेशा एक इंटीजर के रूप में आएगा, मतलब पूरा पूरा डिविजिबल होगा, ये ध्यान रखना। 100 तथा 300 में 9 के सभी गुणजों का औसत। गुणज मतलब समझते हैं, ऐसी संख्याएं जो 9 से कट रही हो, लेकिन वहां 100 और 300 के बीच में। अब यहाँ पता है क्या लॉजिक? 100 और 300 के बीच में आप बात कर रहे हो भाई, तो मैं देखूंगा 100 के बाद और 300 से पहले कौन कौन सी संख्याएं हो सकती हैं जो 9 से कटी। सबसे पहले आप बताइए 100 के बाद 9 से कौन सी कटी है? 108। पता कैसे लगता है कौन सी संख्या कटेगी? डिवाइड करो, आप 11 बार लगाएंगे तो 99 आ जाएगा। कितना बच रहा है आपके पास? 1 बच रहा है और 9 से काटना चाह रहे हो तो कमी 8 की तो बड़ी है आपके पास। अगर आप इसमें 8 जोड़ देंगे 100 में, अगर 100 में हमारे पास 1 तो बच ही रहा है, 9 से डिवाइड करने के लिए 9 होना चाहिए, तो 1 बचा हुआ 8 और जोड़ दो, तो 100 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 108। तो 100 के बाद जो संख्या 9 से कटेगी वो कौन सी होगी? अब 300 से पहले देखो कौन सी कटेगी। तो अगर हम 300 से पहले देखना चाहें तब भी हमें यही करना है, 9 से ही डिवाइड करना है। 9 × 3 27, फिर 3 0, 9 × 3 27। बेटा इस बार हमें पता है कि शेषफल कितना बच रहा है। आपको जोड़ना है इसमें या कुछ घटाना है? क्योंकि जोड़ेंगे तो संख्या आगे पहुंच जाएगी, हमें चाहिए पीछे, तो जितना बचा है वो माइनस कर दो तब तो कटेगी। बचा कितना हमारे पास? 3 बचा है, तो आप ये 3 इसमें से क्या कर दो, अगर मैं इसमें से 3 माइनस कर दूं तो मेरी जो संख्या आ जाएगी वो कौन सी आएगी? 217। तो 100 के बाद में 108 कट जाएगा, ठीक है। और 300 से पहले क्या कटेगा? कटेंगे बीच में बहुत सारी संख्याएं, लेकिन अगर 9 से कटने वाली संख्याएं आप लेंगे, आप बताइए 9 से कटने वाली संख्याएं लेंगे तो उनमें अंतर बराबर नहीं होगा क्या? अरे भाई 9 तो जोड़ेंगे, जब आप 9 का टेबल लिखते हैं तो अंतर 9 का ही तो आता है। 18 27 अंतर कितने का है? तो फिर कोई दिक्कत है नहीं, अंतर बराबर है। तो पहली और लास्ट संख्या देखो,
पहली संख्या कौन सी आ रही है 108 और लास्ट वाली कौन सी आ रही है 297। दोनों को ऐड करके डिवाइड किससे करना है, फिर से समझ लो 100 के और 300 के बीच में 9 से कटने वाली संख्या है, यानी जो 9 का मल्टीपल है उनका एवरेज निकालना है। तो मुझे देखना पड़ेगा भाई 100 तो नहीं कट रहा है ना 9 से, कितना बचा यहाँ, तो काटने के लिए मुझे इसमें कितना जोड़ना पड़ा, तो 100 नहीं कटा, 100 के बाद सीधे 108 कटेगा। तो पहली संख्या कितनी हो गई, 300 से पीछे देखना पड़ेगा क्योंकि इनके बीच में ही होनी चाहिए संख्या, 300 से बड़ी ना हो 100 से छोटी ना। तो 300 से पीछे कौन सी संख्या कट रही है 297। अब 297 और 108 पहली आखिरी संख्या मिल गई, जोड़ के आंसर कर लेंगे हम लोग। ये देखो 8 प्राकृतिक संख्याएं हैं जिनका औसत दे रखा है। आपसे कह रहा है इनमें दूसरी सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। बहुत सिंपल सी है बात, अगर ये डेटा बहुत लिमिटेड है 8, 9, 10 संख्याएं तक 12 संख्याएं तक ठीक है, एसएससी 50-60 संख्याओं तक भी पूछता है तो वो भी मैं बताऊंगा फिर क्या तरीका है। आपको पता है एवरेज हमेशा बीच में होता है, एवरेज कहाँ होता है बीच। तो आप जो एवरेज है उसको लिख लो भाई 51 पॉइंट कितना है एवरेज 5। संख्याएं साइड में होती है, ये तो बीच में ही रहेगा। आपके पास टोटल कितनी संख्याएं हैं, तो 8 को जरा 2 से डिवाइड करके सोचो कितना बार जा सकता है इसमें। तो 4 संख्याएं इसके पीछे होंगी और 4 संख्याएं इसके। तो आपको जो पता है ना ये प्राकृतिक संख्याएं होती है, नेचुरल नंबर्स जो गिनती में आती है। 51 के बाद वाली 4 संख्याएं लिखो 52, 53, 54 और कौन सी आएगी। यहां से केवल हमें ये पता लग जाएगा कि हमें केवल बाद में 4 संख्याएं लिखनी और पहले भी 4 ही लिखनी। अब जरा मुझे पीछे की संख्याएं बताओ बेटा, 51.5 से पीछे कौन सी संख्या है 51 नहीं आएगी, ये बताओ 51 आएगी नहीं आएगी। 51.5 लिखा है, गिनती तो इससे पहले 51 ही आएगी। 51 से पीछे 50 से पीछे 49 से पीछे 48। ये ध्यान रखना, ये पॉइंट में डेटा है तो कल ये हो जाता है हम लोग 51 से पीछे 50 ले लेते हैं। देखो 51.5 के बाद गिनती में 52 आएगा, 53 आएगा, 54 आएगा, 55 आएगा। इससे पहले क्या आएगा 51, 50, 49, 48। 4 पीछे की संख्या 4 आगे, एवरेज बीच में होना चाहिए। तो देखो बेटा 51 और 52 के बीच में 51.5 ही तो आता है। 51 और 52 के बीच में कितना रहा। अच्छा ये मतलब ही नहीं करता कि ये बीच में है या नहीं है, हमें मतलब है केवल इन संख्याओं से, इन्हीं से तो सवाल पूछेगा। आपसे कह रहा है दूसरी सबसे बड़ी संख्या, तो दूसरे नंबर पे सबसे बड़ी कौन सी है भाई, सबसे बड़ी तो 55 है ना। सेकंड नंबर पे कौन सी आ रही है 54 आ रही। अब इधर देखो 7 संख्याएं, एवरेज कितना है, तो एवरेज को बीच में लिख लें, ठीक है। अब करते हैं हिसाब किताब इसका। भाई 7 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं, 2 पार्ट में डिवाइड करूं तो मेरा केवल कितना बार जा सकता है, आधी आधी संख्या तो लिख ही नहीं सकते हो, ये तो सब जानते हैं। आपको लिखना होगा तो पूरा नंबर लिखना होगा। तो ऐसा कर रहे हैं भाई 7 को हमने 2 से डिवाइड किया तो मैं 3 बार लगा पाया, तो 3 संख्याएं बाद की लिखो। लेकिन ध्यान रखो कैसी संख्याएं हैं, तो 48 के बाद क्या आएगा 50 आएगा, 50 के बाद 52 के बाद 3 पीछे की लिखो 46, 44 और 42 हो गई। 3 पीछे की संख्या है, 3 इधर की संख्याएं है कितनी 7, 7 भी कहाँ गई। अरे ये एवरेज भी तो आएगा भाई, ऐसा होता है ना कभी कभी तो उन्हीं संख्याओं में से एवरेज होता है और कभी कभी उनके बीच में एवरेज होता है। जैसे यहाँ पर इनमें से जितनी संख्याएं जो 8 है इनमें से थोड़ा ना एवरेज है, इन दोनों के बीच में एवरेज है। और यहाँ पर क्या है कि हमारे पास जो एवरेज है ना वो बीच में, लेकिन देखो 42 के बाद क्या आएगा 44 के बाद क्या 46 के बाद डायरेक्ट 50 आएगा, बीच में 48 आएगा, पहले 48 आएगा। तो इन 7 संख्याओं में बीच में तो 48 ही है, इसीलिए एवरेज भी 48 है। लेकिन यहाँ पर 8 संख्याएं हैं तो बीच में डिसाइड नहीं हो पा रहा। अब जैसे पता है आप यहाँ पर 3 बच्चे बैठे हो तो 3 में तो बीच में बता दूंगा ये 4 बैठे हैं, इन 4 में कौन बीच में बैठा है बता पाएगा कोई, नहीं बता पाएगा क्योंकि यहाँ पर 2 का पेयर बनाना पड़ेगा। तो यही एक समस्या है कि एवरेज को आप कभी कभी काउंट करते हैं उस संख्याओं में, कभी कभी नहीं करते। काउंट कब करेंगे, जब ये हमारे पास ऐसी संख्याओं का पेयर हो यानी कि इवन नंबर की फॉर्म, तो बीच में हमेशा 2 संख्याएं आएंगी। और जब ऑड नंबर की फॉर्म में होगा तो बीच में हमेशा 1 संख्या आएगी, वही एवरेज होगी। ठीक है, यहाँ कितनी संख्याएं, अब ये ध्यान रखो, ये हमको पता क्या दे रखा है, टोटल दे रखा है, औसत नहीं है। ये क्या है टोटल, तो औसत निकालना पड़ता है। जब हमको टोटल दिया जाएगा तो औसत तो निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, एवरेज बराबर होता है टोटल डिवाइडेड बाई एन। टोटल कितना है, कितनी संख्याएं 10 से काट दो,
यानी कि इन सारी संख्याओं का औसत होगा 36। एवरेज तो बीच में लिखना है, ठीक है। अब जल्दी से मुझे बता दीजिए यहां पर संख्याएं कितनी है? 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो अगर आप 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना बार लगेगा? तो 5 संख्याएं बाद की और 5, बताओ जरा 5 बाद की संख्या। ये देखो क्या आएगा फिर 39। इसीलिए मैं कह रहा हूं इनको प्रैक्टिस करो वरना भूलोगे। 41 के बाद 43 के बाद हो गई 5 पीछे की। 36 से पहले 35 से पहले 33 31 29 और 27। अरे दो घटा लो बस एक बार फ्लो बन जाए। अब ये जो 36 टोटल संख्या है 10 होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गई। तो ये 36 कहाँ गया भाई? 36 तो जो ना 35 और 37 के बीच में तो आ रहा है, लेकिन ये जो 36 है ये कैसी संख्या है? तो इस सीरीज का हिस्सा नहीं है ये। हमें संख्याएं कौन सी चाहिए थी? तो इस बार कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास 10 संख्याएं तो इसको नहीं गिनेंगे। यहाँ पर ये था कि टोटल 8 संख्याएं जैसे हैं तो इसे एवरेज की कोई जरूरत नहीं। यहाँ 7 संख्याएं पूरी करोगे तो इसको भी तो गिनना पड़ेगा आपको। अब क्या कह रहे हैं? अगर इनको अवरोही क्रम में लिख दिया जाए, अवरोही क्रम होता है डिसेंडिंग ऑर्डर, घटते हुए क्रम में। तो अगर आप इनको घटते क्रम में लिखेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा? 45, फिर क्या आएगा? फिर उसके बाद इसके बाद उसके बाद 37, 37 के बाद 35 और 35 के बाद 33, 33 के बाद 31, 29 और 27। आपसे कह रहा है कौन से नंबर की संख्या बताओ? 8 की। तो गिन लो भाई 1 2 3 4 5 6 7 8वें नंबर पे क्या आ रहा है? तो आंसर हो जाएगा B। ठीक है, इसमें देख लो ये कह रहा है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का गुणनफल बताओ। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है बेटा? और सबसे छोटी? तो इनका गुणनफल कर सकते हैं। 42 को मल्टीप्लाई करना है किससे? 54 से। तो 4 × 2 8 हो जाएगा, 4 × 4 16, 16 और 10 26, 4 सॉरी ठीक है ना, और 5 × 2 10 और 1 नहीं गलत लिख दिया, 20 और 1 21। मैं कह रहा था ये छोटे छोटे से सवाल है। टाइम देखना कितना हुआ है? 30 हो गए, तो जल्दी से कर देंगे। वो आप उसको जरा बनाना, ये मैं करा दे रहा हूँ। इसमें है क्या पता है कि एवरेज किसका निकालना है? तो एवरेज निकालेंगे तो पहले टोटल करना होगा ए और बी का, है ना, फिर डिवाइड करना होगा। 2 नंबर है तो डिवाइड किससे करेंगे? 2 से। 3 होती संख्या तो 3 से। अब a प्लस बी यहाँ तो दे नहीं रखा है लेकिन दिखेगा। आप इसमें से जरा 35 कॉमन करो, 35 कॉमन कर सकते हैं ना इन दोनों में। अब बताओ 35 से नहीं कटेगा ये? 35 का 2 बार, 35 का 2 बार। तो a प्लस बी की वैल्यू पता लग गई, कितनी आ गई? 22। यहाँ लगा दो। 22 को 2 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज आ जाएगा कितना? इसे देखो टोटल करके दे रखते हैं। कहाँ पर? अच्छा ये 5 8 आ रहा है। 4 × 2 8, 1 मिनट रुक जाओ। 4 × 4 16 और 10 26, 26 का 6 ये आ जाएगा 2 2 6 8 आएगा। ठीक, कैरी गलत हो गया। इधर देखो बेटा ए बी सी तीनों का एवरेज निकालना है आपको। तो आपको करना पता है क्या? ए प्लस बी प्लस सी तीनों को जोड़ के हमें डिवाइड करना पड़ेगा। इस बार किससे? 2 से नहीं 3 से, क्योंकि 3 संख्याएं तो डिवाइड किससे करेंगे? अब यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी तो है ही कहीं पर आ जाएगा। जरा देखो ध्यान से, अगर आप इनको जोड़ते हैं तो देखो क्या आ रहा है? 4 और 2 6, 6 और 5 कितना आ जाएगा? 11। 1 और 1 2 और 1 कितना आ गया? 3 और 3 6 और 5 11। ठीक है, इधर वाला जरा जोड़ो क्या आएगा? a प्लस बी प्लस सी आएगा क्या?
लेकिन एक बार नहीं, कितनी बार? 2 बार। आप ध्यान से देखेंगे तो ए यहाँ पर कितनी बार ऐड हुआ? 2 बार। बी यहाँ पर कितनी बार? 2 बार। सी कितनी बार? 2 बार। तो 2 बार ऐड करेंगे तो फिर ए प्लस बी प्लस सी का डबल हो गया। अब डबल हो गया तो हमें चाहिए क्या? ए प्लस बी प्लस सी। करो, 2 से डिवाइड कर लो, कितना आ जाएगा? 2 का 5 बार 10, 2 का 6 बार 12, 2 का 5 बार 10, फिर 2 का 5 बार आ गया। अब तो आ जाएगा एवरेज, यहाँ लगा दो। अगर एवरेज 2 संख्याओं का निकालेंगे तो जोड़ के 2 से डिवाइड करो, 3 का निकालेंगे तो 3 से। तो ए प्लस बी प्लस सी 562.5 और डिवाइड करना है इसको 3 से, करो, हो जाना जी डिवाइड। 3 का 1 बार, 3 का 8 बार 24, फिर 3 का 8 बार 24, 3 का 5 बार 15, यानी कि जो औसत आएगा वो 188.5 आ जाएगा। पहले ये तो आपको देखो और भी जगह इस प्रॉपर्टी की जरूरत पड़ेगी, इनको जब ऐड करते हैं तो ये डबल आता है, ए प्लस बी प्लस सी। अब हमें चाहिए केवल ए प्लस बी प्लस सी, तो ए प्लस बी प्लस सी यहाँ से निकालेंगे, फिर 3 से डिवाइड करके एवरेज आ जाएगा। ये बहुत सिंपल सवाल है, इसको आप होमवर्क में करना और कल इसके सोल्यूशन पे बात करेंगे। साइन आज सेकंड क्लास में होंगे, साइन ऐसा होगा, अब होंगे मतलब